वेलकम एट यूनी रीडर्स। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 11th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 जो कि है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी तक कवर करेंगे, ऐबक, इल्तुतमिश, रजियन बलबन और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। मुस्लिम इन्वेजन के साथ ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर के 1526 तक। 1206 से लेकर के 1526, ये डेट आपको याद रखनी है। ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। और इसके टाइम में कौन कौन सी डायनेस्टी आई? इस टाइम में आई 5 डायनेस्टी आई। 1206 से लेकर 1526 तक 5 डायनेस्टी आई, जिसके अंदर पहली थी स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधीज। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधीज, इस ये ऐसे कैसे सीक्वेंस में आपको रट्टा मारना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और टाइम पीरियड है 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का जो जियोग्राफिकल एरिया था वो नॉर्थ इंडिया में था, दक्कन तक भी गया एंड साउथ इंडिया तक भी। साउथ इंडिया के अंदर दक्कन और साउथ इंडिया इसके अंदर कवर था। ठीक है, सबसे पहली डायनेस्टी जो यहाँ थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी बोला जाता है, जो कि कुरानिक टर्म के अकॉर्डिंग स्लेव्स जो थे ना, स्लेव्स को मामलुक बोलते थे। इस वजह से, क्योंकि ये डायनेस्टी स्लेव्स ने शुरू की थी, इस वजह से इसे मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर के 1290 तक का था। ये टाइम पीरियड जहाँ जहाँ है उसको एक डायरी में एक सीक्वेंस में लिख लो ताकि वो याद हो जाए। इसके अंदर हमारे पास 3 डायनेस्टी आती हैं, कुतुबी डायनेस्टी, इल्बरी डायनेस्टी और सेकंड इल्बरी डायनेस्टी। 1206 से 1211 तक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी वो थी कुतुबी डायनेस्टी। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने की जो डायनेस्टी थी वो इल्बरी डायनेस्टी बोली जाती है, और इसका टाइम पीरियड था 1211 से लेकर 1266 तक। यानी नसीरुद्दीन अहमद बाद में था, रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन अहमद और इल्तुतमिश। इसके अंदर 3 मेन किंग आते हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और उसके बाद नसीरुद्दीन। ये 3 किंग इस डायनेस्टी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेकंड इल्बरी डायनेस्टी बलबन की थी। बलबन वॉज ऑल्सो अ स्लेव। ठीक है, स्लेव था, इस वजह से 1266 से 1290 तक यहाँ पे 3 डायनेस्टी यहाँ पे आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने 1206 से 1210 तक रूल किया, और उसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत की। ही वॉज अ स्लेव ऑफ द गोरी। गोरी का वो स्लेव था, और उसने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के पास है वहाँ पे बनाया। उसने लाइफ टाइम दिल्ली नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल किया, लाइफ टाइम ऑफ गौरी। जैसे ही गौरी की डेथ होती है 1206 के अंदर, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। हालांकि उसने अपने गौरी किंगडम के साथ अपने रिलेशन को बना के रखा, सारे के सारे जो उसके कनेक्शन थे उसको मेंटेन करके रखा। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एज वेल एज द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एंड द दिल्ली सल्तनत, सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज राइट। उसने जो टाइटल लिया उसने सुल्तान का टाइटल लिया। और लाहौर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब दिल्ली सल्तनत बनी तो उसकी कैपिटल कौन सी थी? अगर दिल्ली आ जाता है ना तो ज़्यादातर लोग दिल्ली कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दिल्ली जो थी वो इल्तुतमिश ने कैपिटल बनाया था। उससे पहले जो कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी वो लाहौर थी, और लाहौर से उसने रूल किया। हिज रूल लास्टेड फॉर, सिर्फ 4 साल के लिए उसका रूल रहा। और यहाँ से फिर एक क्वेश्चन निकलता है, ऐबक लक बादशाह और गिवर ऑफ लैक। जो मुस्लिम राइटर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लक पाशा या गिवर ऑफ लैक बोलते थे, क्योंकि वो उनको लिबरल डोनेशन देता था। डोनेशन की वजह से उसे लक पाशा या गिवर ऑफ लैक बोला जाता है। तो जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, तो ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो इसको याद कर लीजिए। ओके। ग्रेट हसन निज़ामी, उसके टाइम में जो था ना, ऐबक ने बहुत सारे ग्रेट स्कॉलर को भी पैट्रोनाइज किया, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है हसन निज़ामी का। ही also started the construction of the after the name of the famous Sufi saint बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार। उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे एक कंस्ट्रक्शन करवाई थी, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। ठीक है, वो चौगान खेलते टाइम, यानी हाउस हॉर्स जो पोलो होता है ना 1210 में, चौगान खेलते टाइम मर गया। ही गेट डाइड, ओके, वाई प्लेइंग चागोन या हॉर्स पोलो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, जो स्मॉल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट को टर्न कर देती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही यूपीएससी का मेन गेम है। शी चेक योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट रूलर वॉज द इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है ना वो 1211 से 1236 तक है। 1211 से लेकर के 1236 तक है।
वो इल्बरी ट्राइब से था, ठीक है। इस वजह से उसकी डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी बोला जाता है। उसके भाई ने उसे क्या कर दिया था, ऐबक को बेच दिया था। बाद में ऐबक ही वॉज अ एबल पर्सन, जो भी काबिल होता है ना, यहाँ से पता लगता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर काबिलियत की कितनी अहमियत थी। ही वॉज अ स्लेव, और ऐबक ने उसे अपना सन इन लॉ बना लिया बाय मैरिंग हिज डॉटर टू हिम। ओके, फिर उसको एक ग्वालियर का इक़्तिदार बना दिया 1211 के अंदर, एंड डिफीटेड आरम बख्श एंड बिकम सुल्तान। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। उसने अपने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ हिज रेन ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सिक्योरिंग हिज थ्रोन फ्रॉम हिज राइवल्स। इसी बात में तैमूजिन आते हैं, पॉपुलरली नोन एज चंगेज खान, द लीडर ऑफ मंगोल स्टार्टेड इन्वेडिंग सेंट्रल एशिया। उसने ना, उसकी सबसे बड़ी खास बात थी जैसे कि चंगेज खान से उसने इंडिया को बचा लिया, क्योंकि जो वहाँ पे ताजुद्दीन, वो इंडिया पे आक्रमण करने वाले थे। जो जलालुद्दीन मंगबरनी था, इसको इसने मना कर दिया कि ही कांट गिव, शेल्टर नहीं दे सकता इसे। अगर इसने इसको शेल्टर दे दिया होता तो मंगोल इंडिया के अंदर आ गए होते, जिसकी वजह से इंडिया को मेंटेन करना या इंडिया को, दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी विजडम के बारे में, इल्तुतमिश की विजडम के बारे में पता लगता है, ठीक है। वो रिवर इंडस क्रॉस करके आ गया था, लेकिन उसने असलम नहीं देने से मना कर दिया। इल्तुतमिश रिफ्यूज टू गिव हिम द शेल्टर इन ऑर्डर टू सेव हिज एम्पायर फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द मंगोल्स। मंगोल से बचाने के लिए उसने जलालुद्दीन मंगमरनी, जो कि ख्वारिज्म का रूलर था, उसको शेल्टर नहीं दिया और चंगेज खान से अपने एम्पायर को बचा लिया। तो ये कहीं ना कहीं उसकी विजडम को शो करता है। ही वॉज अ वाइज पर्सन। किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना, इससे हमें, इन चीज़ों से हमें इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि पॉलिसी इज इक्वल टू प्रेफरेंस, कि हमारी प्रेफरेंस क्या है, उसी के बेस पे हमारी पॉलिसीज डिफाइन की जाएंगी। और ये पॉलिसीज, प्रेफरेंस हमारी क्या है, वो हमारी विजडम से पता लगता है कि हमारी प्रेफरेंस क्या है। In fact, the Mongol policy of Iltutmish saved India from the wrath of the Genghis Khan. Iltutmish marched against the Bengal and Bihar and उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने सिंध और मुल्तान के ऊपर भी को भी अनेक्स कर लिया, राजपूत रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया, एंड उसने रणथंबोर, जला, अजमेर, ग्वालियर, इन सब को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसने परमार ऑफ मालवा, मालवा के अंदर जो परमार थे ना, परमार ऑफ मालवा, उनके ऊपर भी अपना एक्सपीडिशन किया, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। वो एक ग्रेट स्टेट्समैन था और उसने मंसूर भी ले लिया। एबेसिड खलीफा खलीफा से 1229 के अंदर, अबेसिड खलीफा से 1229 के अंदर मंसूर भी ले लिया, जिसकी वजह से वो लीगल सोवरेन रूलर बन गया इंडिया का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि खलीफा, खलीफ क्या होता है। जो इस्लाम के अंदर रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको खलीफा बोलते हैं। तो उसने कौन से खलीफा से लिया था, अबैसिड खलीफा से उसने मंसूर लिया था, यानी कि ही वॉज अ सोवरेन रूलर, वहाँ से वो सोवरेन रूलर बन गया था। उसके बाद उसने अपनी डॉटर रजिया सुल्तान को अपना हेरिडेटरी सक्सेसर घोषित किया। ऐसा करने वाला वो पहला किंग था, ठीक है। एंड इल्तुतमिश का नाम तो, रजिया सुल्तान का नाम तो हमें पता ही है। इसके अलावा आप कौन कौन सी वीमेन के बारे में जानते हो? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी वीमेन ने इंडिया पे रूल किया है। भीमा देवी नाम सुना है आपने? या इसके अलावा कौन कौन सी और वुमेन है? रजिया सुल्तान का नाम तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा हिंदू रूलर्स भी हैं जिसके अंदर वुमेन ने एज अ किंग रूल किया है। तो उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखना कि आपको पता है नहीं पता, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर द रूलर्स, दीज आर द वीमेन रूलर्स हु रूल्स इंडिया। पैट्रियार्की के बीच में अगर यहाँ पे कोई वुमेन रूलर बनती है, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, राइट। तो इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके टाइम में, उसने अपने टाइम में बहुत सारे स्कॉलर्स और सूफी सेंट को भी, उसके टाइम में बहुत सारे सूफी सेंट इंडिया आए और बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उसने उनको शेल्टर दिया। और उनमें से आता है मिनहाज उस सिराज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनहाज उस सिराज, ताजुद्दीन, निजाम मुल्क, मोहम्मद जैनिदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन, और ये इसामी। इसामी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मिनहाज उस सिराज और इसामी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बुक्स है ना, उसी के बेस पे इनकी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री लिखी गई है। मिनहाज उस सिराज हो गया। मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है कि उसमें एक किंग होने के सारे गुण थे, सिवाय एक कि वो, शी वॉज नॉट अ मेल, कि वो मेल नहीं थी। इसको छोड़ करके बाकी उसमें किंग बनने के सारे सारे क्वालिटीज़ थी। तो दिस स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोटेशन के अंदर कि मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में क्या लिखा है। फ़खरुल मुल्क इसामी। अब इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था दिल्ली के अंदर, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका था। तो इल्तुतमिश था ना, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कंप्लीट कराया, जो आज भी इंडिया के एक हेरिटेज के अंदर एक ब्लेसिंग है कि उस टाइम पे कैसे इसको डेवलप किया गया। उसके अंदर जो झरोखे लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं ना। एंड टॉलेस्ट स्टोन टावर इन इंडिया, ये इंडिया का टॉलेस्ट स्टोन टावर है, 238 फीट का है भाई ये, 238 फीट। He built a magnificent mosque at Ajmer. Iltutmish introduced the Arabic coinage into India and the silver taka weighing 175 gram because a standard coin in medieval India. सिल्वर टका, जो सिल्वर टका उसने दिया वो 175 ग्राम का था, और वही बाद में जाके मॉडर्न रूपी में कन्वर्ट हुआ। उसने एक नई रूलिंग एलाइट क्लास डेवलप की, जिसे बोलते हैं चहलगामी बोला जाता है, 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स नॉन एज 40 चहलगामी बोला जाता है। ये किसने किया था? यहाँ से फिर क्वेश्चन बोलता है चहलगामी की शुरुआत किसने की थी? चहलगामी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, और इसके अंदर 40 मिलिट्री लीडर्स होते थे। 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स को मिला करके चहलगामी बना था। इसने टका शुरू किया था जो कि 175 ग्राम के बराबर होता, जो बाद में जाके इंडियन रूपी के अकॉर्डिंग हुआ, और ये अरबिक कॉइनेज को शो करता है। उसके बाद बात करते हैं हम रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान वॉज द दिल्ली सल्तनत के अंदर या मुगल्स, पूरे मुगल्स एम्पायर के अंदर फर्स्ट वीमेन है जिसने रूल किया है। हालांकि इसको रूल करने का टाइम बहुत कम मिला है, सिर्फ 4 साल मिला है, लेकिन स्टिल इट्स क्रिएटेड अ हिस्ट्री। हिज डॉटर को अपना, इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को अपना नॉमिनी डिक्लेयर किया था, वो किंग बनती है। उसके बाद काजी ऑफ दिल्ली एंड वजीर ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बिठा दिया। जैसे ही मुल्तान में विद्रोह होता है ना, रुकनुद्दीन रिवोल्ट रोकने चला जाता है। इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के दिल्ली जो रजिया थी वो दिल्ली के अमीरों के साथ मिलकर के दिल्ली की जनता के साथ, बिकॉज जिस दिल्ली की जनता थी ना वो रजिया को बहुत पसंद करती थी, और जिसके साथ जनता है दुनिया उसकी सुनता है, समझ गया ना। तो इस वजह से जनता रजिया के साथ थी, तो रजिया किंग बन गई। एंड जैसे ही वो किंग बनती है, वह अबिसिनियाई स्लेव था याकूत, उसको रॉयल हाउसेस का मास्टर बना देती है। जो भी रजिया की सबसे खास बात थी कि उसने फीमेल अपाल को डिस्कार्ड कर दिया। वो अपना खुले मुंह आती थी, यानी फेस को अनवेल कर दिया, खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो एज अ मेल अपने आप को शो करती थी। तो ये उसकी खूबी थी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक, जैसे मतलब ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं इस चीज़ को लाइक थोड़े ना करेंगे ना। इवन वेंट फॉर हंटिंग एंड लेड द आर्मी, उसने अपनी आर्मी को भी किया, लेड किया, और हंटिंग के लिए भी जाती थी। इससे कि उसके टर्किश नोबल में बहुत ही रिसेंटमेंट आया, बहुत एंगर आया, और 1240 के अंदर अल्तुनिया जो कि बठिंडा के गवर्नर हैं, उसने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। अल्तुनिया ने जैसे ही वो उसको सप्रेस करने गई, अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया और उसको बंदी बना लिया। इसी बीच में जो टर्किश नोबल थे उन्होंने बहराम को गद्दी पे बिठा दिया, सन ऑफ, जो कि इल्तुतमिश का दूसरा सन था। रजिया वॉन ओवर द कैप्चर, और बाद में वो अल्तुनिया से ही शादी कर लेती है, और जैसे वो आ रही होती है रास्ते में कैथल के पास में, उसकी हत्या कर दी जाती है। बट शी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। द फॉल ऑफ रजिया पे फॉर द ascendancy ऑफ द 40। इसके बाद क्या हो गया ना, जो चहलगामी थी 40 की पावर बढ़ गई, और नेक्स्ट 6 ईयर बहराम एंड मसूद रूल दिल्ली। अगले 6 साल में बहराम और मसूद ने रूल किया। अब उसके बाद स्ट्रगल के बाद सुप्रीमेसी हुई किंग एंड नोबल के बीच में, और 1246 के अंदर, अगले 6 साल के बाद 1246 के बलबन है ना नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पे बिठाने में, सेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, एज अ सुल्तान। अब बालबन की बात करते हैं, 1246 से 1287। पहले तो वो नसीरुद्दीन महमूद के अंडर काम करता है, लेकिन बाद में खुद किंग बन जाता है। उसका जो ओरिजिनल नाम था वो उलगुन खान था, और ही वॉज अ नायब और रिजेंट ऑफ द सुल्तान नसीरुद्दीन महमद। ही वॉज मैरिंग हिज डॉटर, उसने उसकी डॉटर से शादी कर ली, और बलबन बिकम द और पावरफुल। हाँ, ऑल्दो उससे क्या हुआ, उसके अगेंस्ट कोर्ट में बहुत सारे इंट्रूजेस, जैसे चालबाजियाँ होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सी चालबाजियाँ होती थी। और 1266 के अंदर जब नसीरुद्दीन महमद बिना किसी इशू के मारा गया, तो वो खुद गद्दी पे बैठ गया। हालांकि उसे पता था कि रियल थ्रेट उसके लिए है जो नोबल्स की पावर है, जो चहलगामी है, वो उसके लिए पावर है, और अपनी पावर को बढ़ाना और किंग की अथॉरिटी को आगे बढ़ाना ही उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर इस प्रॉब्लम को वो सेल करना चाहता है तो। उसने अपने आप को शेड ऑफ गॉड बोला, गॉड, शेड ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ एंड रिस्पेंट ऑफ द डिवाइन ग्रेस। कहीं ना कहीं उसने डिवाइन राइट टू रूल को प्रोपेगेट किया।
उसने कोर्ट के अंदर डिसिप्लिन लेके आया और उसने प्रोस्टेशन और किसिंग द सन्स फीट ये प्रथा शुरू की गई ताकि ये शो किया जा सके किंग इज़ द सुप्रीम एंड यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर। उसने अपनी सुप्रियोरिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जितनी वो कर सकता था। और उसने प्रशियन नवरोज फेस्टिवल भी शुरू किया। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी सारी हाईलाइटेड लाइनें एक तरह का क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। हिज वेल्थ, उसने लोगों को अपनी वेल्थ और अपने पावर के साथ अपनी पावर के साथ इम्प्रेस किया। जब भी वो बाहर जाता था ना तो उसके साथ 4-5 सोल्जर होते जो नंगी तलवारें लेके चलते ताकि लोगों के दिल में उसके लिए डर हो। ठीक है, ये उसकी स्ट्रैटेजी थी। ही स्टूड फोर्थ एज द चैंपियन ऑफ द टर्किश नोबिलिटी। एट द सेम टाइम ही डिड नॉट स्पेयर पावरफुल विद अदर नोबल। इंडियन नोबल्स को तो उसने पावर शेयर किया ही नहीं। ही डिड नॉट शेयर द पावर विद द इंडियन मुस्लिम्स एंड अपॉइंटेड स्पाई टू मॉनिटर द एक्टिविटी। उसने जो नोबल्स थे ना, नोबल्स को एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए स्पाइस को भी लगा दिया था। जैसे कि आज के टाइम में अगर कोई एम एल ए या एम पी बनता है ना तो उसके पीछे सीआईडी लगी होती है। सीआईडी उसकी डे टू डे की हर दिन की एक्टिविटी देखती है कि वो क्या कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। ये सारी सारी एक्टिविटी सीआईडी के पास होती है। सीआईडी से डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के पास वो इंफॉर्मेशन आती है। बलबन वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द पावर ऑफ 40। उसने सोच लिया था कि ये 40 की पावर को ख़त्म करना है। उसने सिर्फ जो मोस्ट ओडियंट थे उनको ही छोड़ा, बाकी सबको उड़ा दिया बाई फेयर और फॉल। जैसे मलिक महमूद गवर्नर ऑफ बदायूं का था, उसको उसने कर दिया, उसको मरवा दिया। हमायत खान अवध का था, पुनिस्ट, उसको पनिश किया कि उसने ड्रंक किए हुए आदमी को मार दिया था। शेर खान बठिंडा का था, उसको जहर दे दिया। इस तरह से उसने जो उसके अगेंस्ट बोला ना उसको बाई हुक और बाई क्रुक, बाई फेयर और फॉल, बाई फेयर और फॉल मीन्स उसने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज किंगडम बलबन पेड मोर अटेंशन टू द रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। रिस्टोरेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। ही एस्टैब्लिश अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान अरीज। उसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया दीवान अरीज एंड रीऑर्गेनाइज द आर्मी। द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली वर ऑफ्टन प्लंडर बाय मेवातीज। मेवातीज के अंदर क्योंकि वो दिल्ली के बाहर जो थे ना, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, वहाँ पे मेवाती जो थे वो काफ़ी लूटपाट मचाते थे और उस लूटपाट को भी उसने कंप्लीट किया। रॉबर्ट्स वर्क मर्सीलेसली किल्ड, परस्यूड एंड पुट टू डेथ। ताकि और इस तरह से उसने ट्रैवलिंग को सेव किया मेवातियों को हटा करके। 1279 में चंगेज खान, टिगरिल खान गवर्नर ऑफ बंगाल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द बलबन। उसने उसको स्प्रेड कर दिया और उसका गला ही काट दिया डायरेक्ट। Mongol reappeared, and the Balban sent his son Prince Muhammad against them. In the northwest, the Mongol reappeared, and the Balban sent. दोबारा से फिर क्या होते हैं, बंगोल आ जाते हैं और वो अपने सन को भेजता है प्रिंस मोहम्मद को, जो कि मारा जाता है। इसके बाद वो अ, ये सुल्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा मॉरल ब्लो था कि उसका जो प्रिंस था ही गेट किल्ड इन द वॉर। ओके, बैटल के अंदर मारा गया। ये उसके लिए एक बड़ा ब्लो था एंड डाइड इन 1287, 1287 के अंदर मारा गया। ही वॉज अनडाउटेबली मोर मेन आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वही दिल्ली सल्तनत का मेन आर्किटेक्ट था। ही इनहेंस द पावर ऑफ मोनार्की। मोनार्की की पावर को बढ़ाने के लिए उसने बहुत कुछ किया, वो बहुत कुछ किया और उसको बढ़ा भी दिया। ठीक है, और इंडिया को मंगोल इन्वेजन से भी सेव किया। जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना मंगोल इन्वेजन से, पहले ही जो चतुराई दिखाई थी वो इल्तुतमिश ने दिखाई थी कि इंडिया के अंदर घुसने ही नहीं दिया। और जो दूसरी है, कुड नॉट फुली सेफ गार्ड इंडिया मंगोल इन्वेजन। तो दूसरी इल्तुतमिश के बाद आता है हमारा बलबन। बलबन ने भी मंगोल्स को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया। उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन था कैकुबाद वाज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, लेकिन 4 साल बाद ही जलालुद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया दिल्ली को और 1290 में खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी सबको याद रहता है, लेकिन पेपर में जलालुद्दीन खिलजी ये याद रखना है आपको, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हुआ तो फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो यहाँ पे हमारी जो थी स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट होती है। स्लेव डायनेस्टी के हमारे 3-4 थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद नसीरुद्दीन अहमद। नसीरुद्दीन अहमद के बाद हमारा बलबन। ये बल 4 ही थे। हालांकि कैकुबाद भी आता है, कैकुबाद से कब्जा कर लेता है जलालुद्दीन खिलजी। तो ये 5-6 रूलर हमने पढ़े और ये 5-6 रूलर को आप याद रखना। ये 5-6 रूलर के बाद आपको सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए। बस ऐसे ही A to Z स्टोरी के फॉर्म में बुक से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि बुक से पढ़ने के बाद हमें चीज़ें याद हो जाती हैं जब हम कुछ भी स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते हैं। इस तरह से मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आई थिंक आपको मेरी इनपुट अच्छी लगेगी। प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट इन दिस।
और इस बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। इसको पढ़ना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट भी करना पड़ता है, बहुत सारी हाँ एफर्ट लगती है। बट प्लीज़ सपोर्ट माई एफर्ट, प्लीज़ शेयर माई कंटेंट एज मच एज यू कैन। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, वेयर एवर यू कैन शेयर इट, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।